सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम इरेडा को देखें तो रिसेंट टाइम्स में इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रही है। 52 वीक हाई से देखें तो गिरावट करीब आपको 39% की देखने को मिल जाएगी इस कंपनी में, और ऑल टाइम हाई से देखोगे तो यही नंबर आपको 45% को क्रॉस करता हुआ दिख जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि इरेडा में अगर गिरावट हो रही है तो इस गिरावट के पीछे के रीजंस क्या है। रीजंस अगर आपको पता रहेगा तो उससे आपको ये भी पता रहेगा कि गिरावट अगर कंपनी में चल रही है तो ये गिरावट कब जाकर खत्म होगी। तो सभी कुछ इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो के साथ बने रहना। तो देखो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ये सोचेंगे कि कंपनी के अर्निंग्स गिरावट का रीज़न है, बट ऐसा नहीं है। पिछले एक साल में देखोगे तो रेवेन्यू को तो 29% ने ग्रो किया है और प्रॉफिट को 23% से ग्रो किया है। एक पॉइंट है जो कि नोट कर सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ पहले जो हमें देखने को मिलती थी उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ उससे बेहतर होता था, बट पिछले एक साल में ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली नहीं है। बट फिर भी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है, बट स्टॉक का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब है। अब इसके सबसे बड़े रीजंस क्या हैं? तो सबसे बड़े रीजंस हैं आईपीओ। अब देखो दोस्तों, ये कंपनी का जब आईपीओ हमें देखने को मिल रहा था तो आईपीओ से पहले कंपनी का ईपीएस हमें कितना देखने को मिल रहा था? 3.78 का। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स कितना था? 8.47 का। और पोस्ट आईपीओ कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स कितना हुआ था? 7.42 का। ठीक है, अब नोट करो एक बात को, पिछले 1.5 साल में जब से ये कंपनी का आईपीओ हमें देखने को मिला है तब से क्या कंपनी के अर्निंग्स हमें डबल होती हुई दिखी है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कंपनी के आईपीओ हमें देखने को मिले थे, मतलब ईपीएस 3.78 का है। उसके बाद पोस्ट आईपीओ कंपनी का ईपीएस कितना ग्रो हुआ? 4.66। उसके बाद अगर देखोगे तो 6.32। उसके बाद अगर देखोगे तो 6.78 है। तो क्या यहाँ से और यहाँ तक कंपनी के अर्निंग्स हमें डबल होती हुई दिखी है? तो नहीं, डबल होती हुई नहीं दिखी है। बट जब ये कंपनी का आईपीओ आ रहा था तो आईपीओ का प्राइस बैंड क्या था? 60, 62 या 65 रुपये के आसपास, और इस कंपनी का वैल्यूएशन क्या था? 8.47 का। पी पे ये कंपनी आपको प्री आईपीओ पे दिख रही थी और पोस्ट आईपीओ 7.42 की पी पे देखने को मिल रही थी। ठीक है, अब वहाँ से देखो एक बात को, कंपनी का जो वैल्यूएशन है 7 पॉइंट कितना 42 लगभग समथिंग था। हाँ, 7.42 था। अभी कंपनी का वैल्यूएशन कितना है? 19 का। तो वहाँ से अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट रिसेंट में ही देखोगे तो 3 टाइम्स कंपनी का वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रहा था। अब 3 टाइम्स कंपनी का वैल्यूएशन हुआ तो क्या कंपनी का ईपीएस 3 टाइम्स हुआ? नहीं हुआ। ईपीएस तो इनफैक्ट डबल भी नहीं हुआ है। तो कोई कंपनी अगर आईपीओ से पहले जिस प्राइस बैंड पे आपको आईपीओ लाती हुई दिख रही थी और उसके बाद अगर कंपनी एक साल में डबल वाला परफॉर्मेंस डिलीवर कर दे और कंपनी के अर्निंग्स अगर ग्रो नहीं की हैं उस लेवल पे, अगर स्टॉक डबल हुआ है तो इसके अर्निंग्स भी तो डबल होने चाहिए थे, बट अर्निंग्स क्या डबल हुई हैं? नहीं हुई हैं। तो अभी ना ये कंपनी आपको जिस लेवल पे दिख रही है उस हिसाब से प्राइस बैंड से ये कंपनी डबल दिख रही है, बट ये कंपनी में 40-45% की गिरावट से पहले का अगर प्राइस देखोगे तो वहाँ पर तो डबल छोड़ो, वहाँ पर तो ट्रिपल या 4 गुना कंपनी आपको देखने को मिल रही थी। तो 4 गुना क्या कंपनी का ईपीएस हुआ था? नहीं हुआ था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को नोट करना है। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आपको इरेडा में गिरावट अभी देखने को मिल रही है। वैल्यूएशंस करेक्ट हो रही है, जिस पेस पे कंपनी ग्रो की उस पेस पे कंपनी का ईपीएस ग्रो नहीं किया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इरेडा में गिरावट आपको दिख रही है। बट ये सारी चीज़ें मैंने आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बताया है, तो आप इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो हाल ही में डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने इन्फॉर्म किया कि हम 29 जनवरी को अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट करेंगे। अर्निंग्स को लेकर एक्सपेक्टेशन यही है कि म्यूटेड अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे, चाहे हम कंपनी के रेवेन्यू के मामले में देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के मामले में देखें या फिर नेट प्रॉफिट के मामले में देखें। तो म्यूटेड अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन है। एग्जैक्ट फिगर्स क्या होगा कंपनी के अर्निंग्स का वो मैं आपको कल के दिन के वीडियो में ज़रूर दिखा दूंगा, ठीक है। बट अर्निंग्स आने से पहले दोस्तों एक चीज़ है जो कि रिपोर्ट के जरिए हमें सुनने को मिल रही है, बट अर्निंग्स के बाद ये सारी चीज़ें हो सकता है कि ऑफिशियल होती हुई नजर आ जाए। चीज़ें क्या है भाई? तो चीज़ें हमें ये देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है मेजर बूस्ट देने का मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स स्कीम के थ्रू इन बजट, और इस वजह से जो भी EMS कंपनी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है उन कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इस चीज़ को गवर्नमेंट इस बजट के थ्रू भी प्रमोट कर सकती है। और इन सारी चीज़ों की वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज जो कि ग्रोथ के मामले में आपको गिरती हुई दिखी है, वो सारी कंपनीज इस न्यूज़ से ज़रूर खुश हो सकती है अगर ये रिपोर्ट सच में कंफर्म होता है तो गवर्नमेंट के साइड से। बाकी दोस्तों अभी ये कंपनी 52 वीक हाई से कितना 43.9% के आसपास आपको नीचे देखने को मिल रही है, जो कि मुझे लगता है कि जो मार्केट में सिनेरियोज थी उसके हिसाब से गिरावट हमें देखने को मिल चुका है। अब अगर कंपनी को यहाँ से और गिरना है तो कंपनी को नेगेटिव न्यूज़ दिखानी होगी। तो नेगेटिव क्या हो सकता है? कंपनी के अर्निंग्स हो सकते हैं, कंपनी के गाइडेंस हो सकते हैं। तो अभी अगर कंपनी में आप एनालिसिस कर रहे हो तो कंपनी के अर्निंग्स और गाइडेंस को बिल्कुल इग्नोर मत करना, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना, ये मेरा राय रहेगा। बाकी इस चीज़ को आप रिकमेंडेशन की तरह नहीं, एजुकेशन पर्पज़ की तरह ज़रूर देख सकते हो। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये कंपनी का पिछले 5 साल का जो वैल्यूएशन ग्राफ है उसमें ये कंपनी का करंट भी लोवेस्ट लेवल पे है। अब लोवेस्ट लेवल पे है तो यहाँ पर मतलब कंपनी बहुत टूट चुकी है। अब बहुत टूट चुकी है तो मार्केट डिसाइड करेगी यहाँ से क्या और तोड़ना है, तो और तोड़ना है तो और भी कुछ नेगेटिव चाहिए होगी ना। तो वो सारी चीज़ें कंपनी के Q3 से सुनने को मिल सकता है, और Q3 में अगर नेगेटिव चीज़ें सुनने को नहीं मिली तो गिरावट के बाद एक रिकवरी की भी पॉसिबिलिटीज़ रह सकती है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब दोस्तों KPI ग्रीन एनर्जी की बात करें तो हाल ही में इस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ हमें देखने को मिला कि इस कंपनी को मिल चुका है एक माइलस्टोन 25 मेगावाट का, बोल सकते हैं गुजरात ऊर्जा निगम से कंपनी को एक सोलर प्रोजेक्ट मिला है। सॉरी 250 मेगावाट का, 25 नहीं 250 मेगावाट का है। तो बेशक ये KPI ग्रीन के बिजनेस से रिलेटेड अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम कंपनी के रिसेंट अपडेटेड अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स में परफॉर्मेंस कंपनी की थोड़ी बोल सकते हैं वीक रही है पहले के कंपैरिजन में। पहले भी परफॉर्मेंस अच्छा था और अभी भी देखोगे तो अच्छा है, ख़राब नहीं है। मतलब बोल सकते हैं कि पिछले बार की तरह कंपनी की अर्निंग्स आपको उस पेस पे ग्रो करती हुई देखने को नहीं मिली है। इस वजह से अर्निंग्स के बाद मार्केट का रिएक्शंस KPI ग्रीन को लेकर कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिली नहीं। बट गाइडेंस की बात करें तो 2030 के फाइनेंशियल ईयर तक को लेकर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस की बोल सकते हैं काफ़ी अच्छे नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मोर देन 60%। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर नोट करके चल सकते हैं। बाकी इस कंपनी के डेट पे आप हमेशा नज़र रखना है क्योंकि अभी कंपनी का डेट और कंपनी का जो रिजर्व है वो बिल्कुल एक लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि डेट रिजर्व के ऊपर भी जा सकता है अगर कंपनी अपने डेट रिपेमेंट बढ़ाती नहीं है तो। साथ में इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर FIs ने अभी स्टेक्स अपने रिड्यूस किए हैं, जो कि आप इस कंपनी में क्लियर कट देख सकते हो। और DIs की भी कन्विक्शंस इस कंपनी में रिसेंट टाइम्स में थोड़ी वीक ही रहती हुई दिखी है। यहाँ पर DIs ने तो ऑलमोस्ट 50% स्टेक्स रिड्यूस किया था, यहाँ पर भी रिड्यूस किया और यहाँ पर भी रिड्यूस किया। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर नोट करके चल सकते हैं अगर आप KPI ग्रीन के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो उसका नाम है इन्फोबीन्स, जिसने दोस्तों रिसेंटली अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया है और उसके साथ कंपनी ने 3:1 के रेशियो में बोनस इशू करने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।